हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपना हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों इतिहास में अब तक हम लोगों ने इंसानी सभ्यता को अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा है। दोस्तों इतिहास में हम चर्चा करते हैं इंसान की कि जब हम इंसान की चर्चा करते हैं तो पहले सवाल यह बनता है कि इंसान जो है वह आया कहाँ से, इंसान के बारे में हमें पता कैसे चला, इंसान की सभ्यता पहली कौन सी थी। तो इन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम पढ़ते हैं इतिहास। इतिहास से हमें इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों एक बहुत बड़े लेखक हैं जिनका नाम शशि थरूर है, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है। वो कहते हैं कि हमें इंसान के बारे में यह पता होना चाहिए कि हम आ कहाँ से रहे, मतलब हमें अपने बारे में यह जानकारी होनी चाहिए कि हम आ कहाँ से रहे, हमारे पूर्वज कौन हैं, हम वो क्या क्या करते थे। जैसे कि आप लोगों को एक छोटी सी भाषा में समझाना चाहेंगे। जब आपको पता होगा कि आपके पिताजी मोटरसाइकिल से चलते थे, आपके दादाजी साइकिल से चलते थे, आपके दादाजी के पिताजी किस चीज़ से चलते थे, जब इस बात को आपको जानकारी होगी तभी तो आपको अपने ऊपर नाज होगा कि आप कार से चल रहे हैं, फोर व्हीलर से चल रहे हैं। लेकिन जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपके पूर्वज क्या कर चुके हैं तो आपको अपने ऊपर अभिमान, अपने ऊपर गर्व कैसे होगा। तो आपके पूर्वज या हमारे पूर्वज क्या कर चुके हैं, इनके बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो हमें इतिहास से पता चलता है। इतिहास हमें दिशा देता है कि देखो हमारे पूर्वज क्या कर चुके हैं। आज हमारे देश में अमृत योजना चल रही है। अमृत योजना आप सबने सुना होगा, जिसके अंतर्गत शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में नालियों का निर्माण करवाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है यह बहुत ही सुसज्जित सभ्यता थी। इसमें बहुत पहले ही नालियों का निर्माण करवाया जा चुका था और अब हम खुश हो रहे हैं कि हमारा देश जो है सुसज्जित हो रहा है, नालियों का निर्माण हो रहा है। लेकिन यह काम तो बहुत पहले ही हमारे पूर्वज करवा चुके थे। तो इन सब के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, हमें इतिहास से पता चलता है कि हम आज के नहीं, बहुत पहले के ही सिविलाइज्ड थे। अंग्रेज के जाने के मात्र 20 साल बचे थे फ्रेंड्स। 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल से हमें पता चला कि हमारा 4000 पुराना भी एक इतिहास था, अंग्रेज के जाने के मात्र 20 साल पहले। दोस्तों अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, क्या किसी को ये सभ्यता दिखा नहीं? इस सभ्यता में ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके जो महल थे, इसके जो इतनी बड़ी बड़ी घरें थी, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें थी, सुसज्जित सभ्यता थी, क्या या किसी को दिखा नहीं? तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें, ये जो सभ्यता थी यह पृथ्वी के नीचे दब चुकी थी, खेतों के नीचे दब चुकी थी, इसलिए यह किसी को दिखाई नहीं देता था। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो सभ्यता थी वह पृथ्वी के नीचे दब चुकी थी, इसलिए यह किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, नहीं दी। जब अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि जब यह पृथ्वी के नीचे दब चुकी थी तब इसके बारे में कैसे पता चला? तो जैसा कि आज के ज़माने में आप देख रहे हैं, कोई अपने घर के लिए नींव खोद रहा है तो घड़े निकल जा रहे हैं, कलश निकल जा रहा है, उसमें बहुत सारा धन प्राप्त हो रहा है। वैसे ही कोई अपने घर की नींव या कुछ भी बनाने के लिए खुदाई कर रहा था तो उसे वहाँ से यह सभ्यता पता चली थी। इस सभ्यता में महल सब कुछ दिखाई दिया था। जैसा कि आज आप पेट्रोल डीजल कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, जो वर्षों पुराने, वर्षों साल पहले, 100 साल, 1000 साल पहले जो घर, पेड़ पौधे, जीव जो पृथ्वी के अंदर दब गए थे, उन्हीं के जीवाश्म से ही तो आप पेट्रोल डीजल प्राप्त कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम इन सब के बारे में जानकारी जो है हमें कहाँ से पता चलती है? इतिहास से पता चलती है। इतिहास से हमें सिंधु सभ्यता के बारे में पता चलता है। यह सिंधु सभ्यता जो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है और विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता को माना जाता है। दोस्तों अभी तक बहुत कुछ हमारे इतिहास में ऐसा है जो हमें पता ही नहीं है, उनके बारे में पता करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परंतु कुछ तत्व ऐसे मिले हैं जिन्हें पता तो है हमें, लेकिन हम उनकी भाषा को पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसी अनेक प्रकार की भाषाएं लिखी हुई हैं जिनको हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, उनके बारे में कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम आपको बताएं कि मैं आपको 3500 साल का इतिहास शॉर्ट में इस अपने वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। 3500 साल का इतिहास, इसके बारे में आप सोच सकते हैं अगर मैं आपको प्रतिदिन एक टॉपिक पढ़ाऊंगी तो आप कितने दिनों में पढ़ेंगे। पर मैं आपको 3500 साल का जो इतिहास है उसका एक सारांश, एक संक्षिप्त में आपके दिमाग में पढ़ाऊंगी, जिससे आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। पढ़ें कैसे, ये बहुत बड़ी बात है।
तो हम इतिहास को काल खंडों में पढ़ेंगे। 3500 साल का इतिहास जो है ये हम पढ़े कैसे, अगर हम इसके बारे में सोचें तो हम इनको अनेक कालखंडों में विभाजित करके पढ़ेंगे। इतिहास को अनेक कालखंड में विभाजित कर दिया गया, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वैदिक एरा पढ़ेंगे, लोह युग जिसमें हम जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को पढ़ेंगे, महाजनपद पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य, उसके बाद आता है गुप्त साम्राज्य, उसके बाद आता है गुप्त साम्राज्य, और इस तरह के हम प्राचीन इतिहास को अनेक खंडों में विभाजित करके पढ़ेंगे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 2700 BC तक चली थी। BC और AD क्या होता है इसके बारे में हम आपको एक संक्षिप्त वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी हम आपको बताते हैं। BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के जो सन थे उसे BC में डिवाइड किया गया, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो था उसे AD कहा गया, यानी एमिनो डोमिनो। अंग्रेज जो थे उनके हिसाब से ही सब कुछ डिवाइड हुआ था। क्रिश्चियन ईसा मसीह को बहुत ज़्यादा मानते थे, इसीलिए उन्होंने ईसा मसीह के जन्म से ही BC और AC को डिसाइड कर दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता हम 2700 BC तक पढ़ेंगे। फिर लोह युग पढ़ेंगे, लोह युग में जिसमें हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को पढ़ेंगे 1500 से 200 BC तक। फिर हम पढ़ेंगे महाजनपद के बाद हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बाद हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य जो 300 AD से 800 AD तक चला था। दोस्तों आज हमने आपको भारत का नामकरण यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था कि भारत का नामकरण कैसे हुआ था। इसके पहले हमने आपको भारत का इतिहास के एक संक्षिप्त वीडियो में सारे सारांश आपको बताए थे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है। प्राऐतिहासिक काल या प्राग ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ना है, आग ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ना और ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ना है। उसके बाद हमने आपको इतिहास क्या है यह बताया। उसके बाद हमने आपको बताया इतिहास के जन्मदाता कौन है, तो हेरोडोटस को इतिहास के जन्मदाता के रूप में जाना गया। फिर हमने आपको इतिहास का विभाजन बताया, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। यह सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। इतिहास को पढ़ने के लिए हमें पुरातत्व की जानकारी प्राप्त होती है, जो ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण क्या है, इसके जनक कौन है, यह सब कुछ हम आपको बता चुके हैं। फिर हमने आपको संक्षिप्त में पुराण बताए। पुराणों के बाद हमने बताया इतिहास की तिथियां, यानी जिसे आप BC और AC के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने भारत का इतिहास एक अवलोकन एक दृष्टि में आपको यह शॉर्ट दिया है। उसके बाद यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि भारत का नामकरण कैसे हुआ, भारत को भारत कैसे कहा गया, हिंदुस्तान कैसे रखा गया, और जो है इसका नाम इंडिया कैसे पड़ा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं उसी के नाम पे भारत का नाम इतिहास पड़ा, वो इंडिया पड़ा। उसके बाद भारत का जो नाम भारत है इसके कई विवाद हैं, कई मत हैं, इसको हम आपको इसके पहले के वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे भारत का आदि महाकाव्य रामायण। भारत का आदि महाकाव्य जो भारत में 2 महाकाव्य हैं, एक रामायण और एक महाभारत। रामायण के जो रचयिता हैं दोस्तों वो महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है, और इसकी रचना 550 BC में हुई थी। इसमें जो टोटल श्लोक है वो 6000 श्लोक हैं, 1200 श्लोक और सत संहिता 2400 श्लोक, चतुर्विंशति संहिता, शास्त्रीय संहिता के नाम से भी इसे जाना जाता है। रामायण जो है यह रामायण का तमिल भाषा में प्रथम बार अनुवाद चोल शासक को कुलोत्तुंग तृतीय के समय में कवि कंबन ने किया था। इसे रामायण या रामा अवतारम नाम से जाना जाता है। रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम कृत्तिवास ने बारवक शाह के समय में किया था। फारसी अनुवाद अकबर के समय में किया गया। और किसने किया था फ्रेंड्स, तो अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा जो रामायण का फारसी अनुवाद है वह किया गया था अकबर के शासनकाल में। शाहजहाँ के समय में इवन हर करण का एक नाम का एक व्यक्ति था जिसने रामायण का फारसी अनुवाद किया था। 20वीं शताब्दी में EV रामस्वामी नायकर उर्फ पेरियार द्वारा तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की गई। ज्ञातव्य हो कि रामायण की रचना महाभारत के बाद हुई थी, मतलब पहले महाभारत की रचना हुई उसके बाद रामायण की रचना हुई है। तो दोस्तों रामायण को पढ़ने के लिए उसके 7 कांड पढ़े जाते हैं और 500 सर्ग तथा 2400 श्लोक पढ़ा जाता है 7 कांड में। तो वह 7 कांड कौन कौन से हैं? पहला आता है बाल कांड। बाल कांड में हम राम का बचपन पढ़ते हैं। फिर आता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में हम राम का राज्याभिषेक पढ़ते हैं। आरण्य कांड में हम पंचवटी में निवास व शूर्पणखा यानी जो रावण की बहन थी उससे भेंट के बारे में पढ़ते हैं। चौथा कांड है किष्किंधा कांड। इसमें हम राम की सुग्रीव से मित्रता के बारे
बारे में पढ़ते हैं। सुंदरकांड हनुमान द्वारा सीता जी को संतावना या अर्थात जब हनुमान जी सीता का पता लगाने के लिए लंका गए थे उसको हम सुंदरकांड में पढ़ते हैं। फिर आता है छठा कांड युद्धकांड, रावण पर राम की विजय। रावण पर राम के विजय के बारे में हम युद्ध कांड में पढ़ते हैं, जो सबसे बड़ा कांड माना गया है। सातवां और अंतिम कांड है हमारा उत्तरकांड। इसमें हम रावण वध, राम की अयोध्या वापसी, सीता वनवास व वाल्मीकि आश्रम में लौ कुश का जन्म पढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है लौ कुश कांड। रामायण में बस यही 7 कांड है। इसके बाद हम पढ़ते हैं लौ कुश कांड। दोस्तों, आप एक मैप के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये रामायण कालीन भारत है। जब रामायण में भारत में कौन कौन से राज्य हुआ करते थे उन्हें आप देख रहे हैं। हस्तिनापुर को हम जो है वहाँ पे महाभारत में पढ़ते हैं। कौशल आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कौशल राज्य दिखाई दे रहा है बीच में, ये देखिए, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। श्रावस्ती, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का निधन हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। राम द्वारा जो प्रयुक्त मार्ग थे वह 27 जुलाई 2017 को राम जन्मभूमि अयोध्या से रामेश्वरम के बीच रेल सेवा श्रद्धा सेतु एक्सप्रेस प्रारंभ की गई। यह 6 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को आपस में जोड़ती है। तो दोस्त, आपको यह पता होना बहुत ज़रूरी है कि 27 जुलाई 2017 से ही राम जन्मभूमि अयोध्या से रामेश्वरम के बीच रेल सेवा शुरू की गई थी। यह पूछ लिया जाता है यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यह टोटल 6 राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम पढ़ेंगे महाभारत। विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वह महाभारत है। इसकी रचना जो है वह रामायण से भी पहले हो चुकी थी। इसके रचयिता कौन है, तो महर्षि वेदव्यास हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए महाभारत बहुत ही बड़ा महाकाव्य है। इसमें जो है कौरव और पांडवों के युद्ध का विवरण बताया गया है, कौरव और पांडवों के बारे में बताया गया है। इसमें जो इसकी जो रचना काल है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 400 BC है, और जो महाभारत रामायण का था वो 550 BC था, और महाभारत का जो है वो 400 BC है। तो पहले कौन सा बना, तो 400 BC अर्थात महाभारत का निर्माण हुआ था। महाभारत के बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। महाभारत में कुल 18 पर्व माने गए हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेघ पर्व, आश्रमवासी पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व, ये महाभारत के 18 पर्व हैं। महाभारत का जो तमिल में सर्वप्रथम अनुवाद है वह पेरुन देवनार ने किया। महाभारत नाम से जाना जाता है, भारतम नाम से जाना जाता है तमिल में महाभारत को। महाभारत का बंगला भाषा में अनुवाद अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय में हुआ था। महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वह अकबर के समय में रज्जम नामा के नाम से अब्दुल कादिर ने बदायूनी ने किया था। बदायूनी ने ही रामायण का भी अनुवाद किया था। फ्रेंड्स, आप ये मत समझिएगा कि शॉर्ट में ही मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह ख़त्म कर दे रही हूँ। इसके बाद मैं आपको प्राचीन इतिहास फिर से स्टार्ट करूँगी। ये तो मैं इतिहास आपको एक नज़र में पढ़ा रही हूँ कि एक नज़र में आप जान लीजिए कि इतिहास में हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या हम प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे। फिर आप देखिए, आता है हमारा वर्तमान कैलेंडर। वर्तमान में ग्रेगोरियन कैलेंडर एक अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है। इसे समूचे विश्व के देशों में मान्यता दी गई है। विश्व के अधिकांश हिस्सों में इसी कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, वह कौन सा कैलेंडर है जिसे विश्व में मान्यता दी गई है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर। इटली के डॉक्टर एलायसियस लिलियस द्वारा प्रस्तावित इस कैलेंडर की घोषणा 24 फरवरी 1582 को पोप ग्रेगरी ने की थी। इन्हीं के नाम पर इस कैलेंडर के नाम से ग्रेगरी शब्द जुड़ा है। प्राचीन जूलियन कैलेंडर की अशुद्धियां सुधारने के लिए इसे प्रचलन में लाया गया था। अर्थात इसके पहले जो था फ्रेंड्स, तो हम जूलियन कैलेंडर को मान्यता देते थे, लेकिन जूलियन कैलेंडर में कुछ कमियां दिखी, इसलिए हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वास्तिक चिन्ह के बारे में। स्वास्तिक चिन्ह क्या है?